अंधुरती राय पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलेगा। क्या है पूरा मामला? दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अंधुरती राय और कश्मीर के डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। यह मामला 14 साल पुराना यानी 27 नवंबर 2010 का है। अरुंधति राय को उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। शेख शौकत हुसैन कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के पूर्व प्रोफेसर हैं। बीते साल अक्टूबर में एलजी ने विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने और सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान देने के आरोप में अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ पहले भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153A, 153B, 504, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन एलजी ने अक्टूबर में केवल आईपीसी धाराओं की ही मंजूरी दी थी। यूएपीए की धारा 13 किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों को उकसाने, प्रेरित करने या वकालत करने के लिए सजा से संबंधित है। इसमें अधिकतम 7 साल की कैद हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता बढ़ाना और सद्भाव के खिलाफ काम करने से संबंधित है, जबकि 153B राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। धारा 505 जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से जुड़ी हुई है। क्या है पूरा मामला? अरुंधति राय पर जिस मामले के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई वो कश्मीर में दिए गए भाषण से संबंधित है। उनके खिलाफ सुशील पंडित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियल में आज़ादी द ओनली वे नामक कॉन्फ्रेंस के बैनर तले कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। बयान के अनुसार सम्मेलन में भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, SAR गिलानी, सम्मेलन के एंकर और संसद हमले मामले के मुख्य अभियुक्त अरुंधति राय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक वरवर राव शामिल थे। यह आरोप लगाया गया कि गिलानी और अरुंधति राय ने दृढ़ता से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा कर लिया था। बयान के मुताबिक शिकायतकर्ता ने सम्मेलन की रिकॉर्डिंग प्रदान की थी। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 153(3) के तहत MM कोर्ट नई दिल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। इसी आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गई। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एलजी के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा तो एलजी ने कश्मीर की आज़ादी की वकालत करने के आरोप में अरुंधति राय के खिलाफ 14 साल पुरानी एफआईआर पर यूएपीए कानून के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने 2024 की हार से कुछ नहीं सीखा है। भारत को तानाशाह बनाने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित होना होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अगर यूएपीए के तहत अरुंधति राय पर मुकदमा चलाकर बीजेपी साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो फिर से वापस लौट आई, तो ऐसा नहीं है और वो कभी भी उस तरह वापस नहीं लौटेंगे जैसे वो आए थे। इसी तरह के फांसीवाद के खिलाफ भारतीयों ने वोट किया है। जाने माने एंकर राजदीप सरदेसाई ने X पर लिखा, दिल्ली के एलजी ने लेखिका एक्टिविस्ट अरुंधति राय के खिलाफ 2010 के एक कथित हेट स्पीच मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है। जो लोग चुनाव के दौरान लगातार धार्मिक जहर उगलते रहे वे सच जानेंगे और असहमति की अग्रणी आवाज़ को एंटी नेशनल ब्रांड किया जा रहा है। आज हम अधिक से अधिक बनाना रिपब्लिक होते जा रहे हैं। लेखिका और उपन्यासकार डॉक्टर मीना कंडास्वामी ने X पर लिखा, हमारी राहत हमारा भोला विश्वास और उम्मीद की कम बहुमत से मतभेदों पर दमन चक्र कुछ धीमा होगा। हम गलत थे। 14 साल पुराने एक भाषण के लिए अरुंधति राय के खिलाफ आतंकवाद के मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपमानजनक है। X पर बहुत से लोगों ने अरुंधति राय के उस भाषण की क्लिप साझा की है जिसमें उनके भाषण का वो हिस्सा है जिसमें वो कह रही हैं कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। कुछ लोग ने अरुंधति राय की किताबों को सोशल मीडिया पर साझा किया है और उनकी विद्वत्ता की तारीफ की है। सरकार की मुखर आलोचक रही है
अरुंधति राय। अरुंधति राय को 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके 26 साल बाद सितंबर 2023 में उन्हें उनके लेखों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 45वां यूरोपियन डे ASI पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान 2021 में प्रकाशित निबंध संग्रह आज़ादी के लिए था, जिसके फ्रांसीसी अनुवाद को काफ़ी तारीफ मिली थी। मौजूदा मोदी सरकार की वो मुखर आलोचक रही हैं। अपनी राजनीतिक टिप्पणियों के लिए अक्सर वो निशाने पर आती रही हैं। राजनीतिक टिप्पणियों पर उनके 2 लेख संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। साल 2022 में अरुंधति राय ने एक लेख में सत्तारूढ़ बीजेपी की तुलना 6 जनवरी को यूएस कैपिटल हिल में दंगाइयों से की और कहा, मेरे जैसे लोग राष्ट्र विरोधियों की सूची ए में आते हैं, खासकर जो मैं लिखता हूँ या कहती हूँ उसके कारण, विशेष तौर पर कश्मीर के बारे में। फरवरी 2022 में ही उन्होंने द वायर के लिए करण थापर को दिए इंटरव्यू में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अरुंधति राय ने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद की सोच विभाजनकारी है और देश की जनता इसे कामयाब नहीं होने देगी। अरुंधति राय ने भाजपा को फांसीवादी करार देते हुए ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश एक दिन इनका विरोध करेगा। उन्होंने कहा, मुझे भारतीय लोगों पर भरोसा है और मेरा मानना है कि ये देश इस अंधेरी खाई से बाहर निकल आएगा। उन्होंने कहा, मोदी के आने के बाद देश में विषमता और बढ़ी है। देश के 100 लोगों के पास भारत की 25% GDP है। उत्तर प्रदेश के एक किसान ने बहुत सटीक टिप्पणी करते हुए कहा था, देश को 4 लोग चलाते हैं, 2 बेचते हैं और 2 खरीदते हैं। ये चारों गुजरात से हैं। अरुंधति राय बीजेपी पर पहले भी इसी तरह से हमलावर रही हैं। बीजेपी अरुंधति राय के इन आरोपों को खारिज करती रही है। हिंदू राष्ट्र, सांप्रदायिकता और कश्मीर पर अरुंधति राय के बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 26 दिसंबर 2019 को इंडिया टुडे से कहा था, वह अराजक और विवादों की देवी हैं। मैं उन्हें एक बुद्धिजीवी के तौर पर नहीं देखता हूँ। वह तो यहाँ तक कहती हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। अरुंधति तो भारत की सेना पर कश्मीर में अत्याचार का आरोप लगाती हैं, यहाँ तक कि वह गोवा की आज़ादी का भी विरोध करती हैं। उनका न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न ही संविधान पर। 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुए एक कार्यक्रम में अरुंधति राय ने कहा था, NPR वाले लोग आए तो हम लोग 5 नाम तय कर लेते हैं। जब ये नाम पूछे तो अपना नाम रंगा बिला रख दो या कुंग फू कुत्ता, 7 रेसकोर्स पता दे दो, एक फ़ोन नंबर तय कर लेते हैं। अरुंधति राय के इस बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जाहिर की थी। UAPA के मामले बीते कुछ सालों में UAPA के इस्तेमाल में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसे असहमति को दबाने के लिए सरकार इस्तेमाल कर रही है। UAPA के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई का मामला 2018 में भीमा कोरेगांव में हुए आयोजन के बाद सामने आया। हिंसा भड़काने के आरोप में कई बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, एक्टिविस्ट, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए, जिनमें कई अभी भी जेल में बंद हैं। इनमें प्रमुख नाम है वकील सुरेंद्र गार्डनिंग, सुधीर धवले, रोना विल्सन, शोभा सेन, महेश राउत, कवि वरवर राव, सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वीरनाग, पत्रकार गौतम नवलखा, लेखक प्रोफेसर आनंद तेवदुगे, सागर कोरके, रमेश, ज्योति जगदाप आदि। इनमें से कुछ लोगों को जमानत मिल चुकी है। दूसरा मामला फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगा का है, जिसमें कई लोगों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। इनमें प्रमुख नाम है JNU के पूर्व छात्र और स्कॉलर उमर खालिद का, जो 2019 से जेल में है और कई अपीलों के बाद भी अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। ताज़ा मामला न्यू क्लिक का है। पिछले साल अक्टूबर में न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विकास विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया और UAPA लगाया गया। साल 2020 में यूपी के हाथरस मामले में पत्रकार सिद्दीक कंपन पर भी UAPA लगाया गया था। हालांकि अब उनकी जमानत हो चुकी है। साल 2016 से लेकर साल 2019 के बीच UAPA के तहत 5,922 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2021 की रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान इनमें से कुल 132 लोगों के खिलाफ ही आरोप तय हो पाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि सिर्फ 2019 में ही
यूएपीए के तहत पूरे देश में 1948 मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस साल अभियोजन पक्ष किसी भी आरोप साबित करने में असफल रहा, जिसकी वजह से 64 लोगों को अदालत ने दोष मुक्त करार दिया है। साल 2018 की अगर बात की जाए तो जिन 1421 लोगों पर यूपीए के तहत मामले दर्ज हुए, उनमें से सिर्फ 4 मामलों में ही अभियोजन पक्ष व्यक्ति पर आरोप तय करने में कामयाब रहा, जबकि इनमें से 68 लोगों को अदालत ने बरी किया। कानून के तहत 2016 से लेकर 2019 तक गिरफ्तार किए गए लोगों में से सिर्फ 2% कुछ ज़्यादा लोग ही ऐसे हैं जिनके खिलाफ आरोप तय किए जा सके। क्या है यूएपीए कानून? यूएपीए एक्ट 1967 में लगाया गया था। इसे कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने 2008 और 2012 में संशोधन कर और सख्त बनाया था। इसके बाद मोदी सरकार ने 2019 में इसमें संशोधन कर इसे और कड़ा बना दिया।